नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर और आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट न्यूज़ 18 इंडिया पर। आज हमारे साथ हैं राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बदन राठौड़ जी। ज़मीन से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफ़र आज राजस्थान की सियासत के एक अहम मुकाम तक पहुंच चुका है। संगठन की राजनीति से लेकर सत्ता के गलियारों तक मदन जी ने राजनीति के कई दौर और कई रंग करीब से देखे हैं। आज उनसे मुलाकात थोड़ी खास है। सियासत के साथ उनके अनुभव, सोच और उस व्यक्तित्व को जानने की कोशिश जो राजनीतिक मंच से परे हैं। मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 इंडिया पर। धन्यवाद, नमस्कार। क्योंकि सर आज आप हमारे साथ हैं तो सबसे पहला सवाल तो मैं यही जानना चाहूँगी कि शुरुआत कैसी हुई थी आपके करियर की, राजनीति की? कैसा वो पहला कदम था? क्या आपकी वो यादें हैं? राजनीति में तो मैं बहुत बाद में आया। जी पहले मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना था जी। और वो मेरी पढ़ाई की शुरुआत के साथ ही हो गया। तो संघ की शाखा में जाते थे और पढ़ाई भी करते जाते थे साथ साथ। राजनीति तो बहुत बाद की बात है। जी, पर जब आपने पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा राजनीति ज़रूर सीखा होगा, तभी जाकर आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। सर, क्या चुनौतियाँ रही हैं? देखिए, हम शुरुआत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने। जी फिर उसके जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं वो हमने किए जी। और उसके बाद मैंने 1972 में वो जो प्रशिक्षण होता है ओटीसी मैंने कर लिया। जी उसके बाद हमारे उस समय के सरसंघ चालक थे, जिन्होंने द्वितीय सरसंघ चालक जी। माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी, उनका देहांत हो गया था। तो हमें ये बताया गया है कि कुछ समय देना चाहिए उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। जी उन्होंने जो लक्ष्य दिया उसको हम पूरा कर लें। जी। तो मैं प्रचारक के रूप में निकल गया। ठीक तो कुछ 7.5 साल तक रह लिया। ठीक। चुनौतियाँ तो थी उस समय, आरएसएस में प्रतिबंध लग गया था। प्रतिबंध काल में हमें संघर्ष करना पड़ा, लोगों को जेल भी भेजना पड़ा। वो हमने संघर्ष जीता। जीतने के बाद में जनता पार्टी का गठन हुआ, उसकी हमारी सरकार भी बन गई। जी केंद्र में भी मोरारजी देसाई की सरकार और राजस्थान में भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार। जी। फिर उसके बाद में 80 में जब भारतीय जनसंघ बना, तब से मैं राजनीति में हूँ। आप राजनीति में तो हैं, लेकिन सभी इससे वाकिफ़ है कि आपका जो रिश्ता है प्रधानमंत्री के साथ वो भी काफ़ी करीबी रहा है। उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, यूँ तो 1975 में जी जब इमरजेंसी लगी तब वो हमारे एक कार्यक्रम में आए थे। तब मुझे नहीं पता था कि वो कौन है। जी। वो सरदार के वेश में आए थे, तब हमको नहीं पता था। वो तो बाद में फिर 80 के बाद में विभिन्न कार्यक्रमों में तब मिलना हुआ। तो धीरे धीरे यूँ ही संपर्क बढ़ता है। जी तब अभी जब उनका वो चित्र आया सरदार वेश में कि इमरजेंसी में वो थे, तब हमको लगा कि ये वो व्यक्ति है। ये उस वक्त की उस वक्त तस्वीर जो आए है थे, जब आप हाँ, मिले थे दिमाग में उनसे था। पहली बार। जी हमारी पूरी टीम ने वो महसूस किया जी कि बोले ये नरेंद्र भाई थे। हमको नहीं पता था उस समय इन्होंने अपना परिचय भी नहीं दिया था। इमरजेंसी थी ना, तो इनका भी वारंट था, हमारा भी वारंट था। जी। तो सर, कब सोचा आपने कि अब पॉलिटिक्स में एंटर करके अब चुनाव लड़ना है, ये सही वक्त है, ये मैं सही जब समय है? शुरू में प्रचारक बना जी तो उस समय तो ये दिमाग में था भी नहीं, लेकिन चूंकि मेरी बचपन में शादी हो गई थी जी तो उस परिवार वालों का दबाव था, तो वापस लौटना पड़ा। तो ग्रस्त जीवन में आए। फिर अपने भारतीय जनता पार्टी में छोटे मोटे पदों पर रहे। रहते रहते फिर मैं जिलाध्यक्ष बना। जी 4 बार जिलाध्यक्ष रह लिया। फिर पहले तो मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बना था एक बार। जी पाली जिले की बैंक होती है एक। फिर 2003 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया, मैं एमएलए बन गया।
फिर चलता रहा ये सब सिलसिला। लेकिन सर जब आप निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे तब आपको एक फ़ोन आया था और वो फ़ोन था, कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का फ़ोन था। उन्होंने आपको कहा कि पर्चा पीछे ले लें और बस आपने आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ऐसे ही आप आइडल मानते थे और आपने बात मान ली। क्या ये पूरी कहानी है? मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग मैं सी यदि कहानी उनका है। फ़ोन नहीं भी आता तो भी नहीं लड़ता। अच्छा वो तो केवल एक, क्योंकि मैं जब 2003 में एमएलए बना, जी सबसे पहले तो मैं 93 में बैंक का चेयरमैन बन गया था। जी उसके बाद 2003 में मैं एमएलए बना, तो 8 में मुझे लड़ाया नहीं, 13 में फिर लड़ाया, मैं उधर से हाईएस्ट वोटों से जीत के आया। 18 में फिर नहीं लड़ाया, जी तो थोड़ा गुस्सा जरूर आया था, ठीक है। लेकिन फिर कोई बात नहीं है। हमने लेकिन उस फ़ोन पे क्या बातचीत हुई थी? वो कुछ कॉन्वर्सेशन नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा रहा ना होगा। इंटरेस्टिंग नहीं रहा, अच्छा वो तो कुछ भी नहीं। सीधा फ़ोन आया मेरे एक मिलने वाले, मुझे ऐसा लगा कि ये मैंने इस व्यक्ति को कहीं देखा है। उसका पहले जावड़ेकर जी के पास में था वो जी व्यक्ति। तो जी फ़ोन मैंने उठाया, उठाते ही सीधा बोला कि साहब से बात करो। मैं पूछूं कौन साहब, इतने में तो फ़ोन आया, मदन राठौड़, जाकर विड्रॉ करो, बस और कुछ नहीं, केवल एक लाइन, अच्छा कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं हुई। मैं सोचूं कुछ बोलूं, कुछ भी नहीं, हमारी हिम्मत ही नहीं थी बोलने की। जी चुपचाप हमने, फिर उसके बाद वो आ गए थे गजेंद्र सिंह जी जो अभी मंत्री हैं, वो चार्टर लेके आ गए थे कि इसको सम्मान विड्रॉ कराओ। मैं तो क्या, यूँ नहीं भी आते तब भी करता। आए वो और मैंने जाके विड्रॉ कर दिया। हम अनुशासन में रहे हुए लोग हैं, हम कभी भी ऐसा नहीं करते। लेकिन एक बार ये होता है कि बार बार, वैसे मन में ये था कि अन्याय और अनुशासन साथ साथ नहीं चल सकते। जी अनुशासन भी चाहिए और अन्याय करते जाओ तो थोड़ा सा आक्रोश आता ही है। वो कोई बात नहीं थी, वो मैंने तो बर्दाश्त कर लिया चुपचाप। अच्छा, आपने बर्दाश्त कर लिया चुपचाप। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मानते हैं आप इस बात को? अब ये पहली बात तो ये है कि कोई नहीं भी आते तब भी मैं नहीं लड़ता। जी लेकिन एक बार ये होता है कि मतलब मन में ये होता है कि एहसास तो कराएं कि ये ठीक नहीं है, अन्याय मत करो। मैं तो मानता हूँ अपने जीवन में भी, अब मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जी लेकिन मैं ये मानता हूँ किसी के साथ अन्याय करोगे, जी फिर अनुशासन की उम्मीद करोगे तो थोड़ा खतरा पैदा होता है। उसको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए तो डिसिप्लिन में रहेगा। जी जानबूझ करके अन्याय करते जाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल आता है डिसिप्लिन में। बिल्कुल वही हुआ और कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं थी। बिल्कुल। तो अब राजस्थान की बात करेंगे क्योंकि आपकी सरकार वहाँ पर है, आप वहाँ से आते हैं। सरकार के कामकाज की यदि बात करें तो 10 में से कितने नंबर देंगे और किस बिना पे? देखिए, हमारी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार भी, दोनों सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आपसे एक बात बताऊं, देखिए जब हमारे राजस्थान में भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, उस समय बिजली नहीं थी, बिजली कटौती थी और खरीद करके और लोगों को बिजली उपलब्ध करवाई। आज बिजली में आत्मनिर्भर है राजस्थान, और बिजली बेचने की स्थिति में, अन्य प्रांतों को बिजली देने की स्थिति में, बिजली सरप्लस हो गए हम। पहले पानी की तकलीफ थी और ईआरसीपी की योजना लंबे समय से, वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी राजस्थान की तब से लंबित है वो। कांग्रेस की सरकार आई बीच में, 5 वर्ष तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और अभी हमारी सरकार ने वहाँ पर ईआरसीपी का समझौता करा दिया जी मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र के बीच में, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आके उसका शिलान्यास भी कर दिया, तो जिससे राजस्थान के 16 जिलों को पानी मिलेगा। जी इसी प्रकार से यमुना जल समझौता 1994 से अटका पड़ा था, जी 1994 से, लेकिन अभी समझौता हो गया तो यमुना का जल भी मिलेगा, तो शेखावटी बेल्ट को पानी मिलने लगेगा। ऐसे ही हमारे गुजरात से नर्मदा का पानी, वो भी हमारी सरकार लेके आई थी, पहले वसुंधरा जी लाई थी, अब उसमें पानी बढ़ाने का काम भजन लाल जी कर रहे हैं। ऐसे ही जो पंजाब से पानी हमको मिलना है, उसमें भी जितना मात्रा में मिलना चाहिए वो कम था, तो अभी उसको बढ़ाया है और बांधों को सुदृढ़ीकरण किया है। यही नहीं, हमने सड़कें बनाई है,
हमने पुलिस को मजबूत किया। पहले पुलिस मार खा के आती थी, अब हमारी पुलिस चाक चौबंद है, एक भी अपराधी फरार नहीं है। सभी मतलब अपराध हुए, कहीं भी अपराध होते ही तुरंत उसको गिरफ्तार करके और जेल में बंद किया। पेपर लीक एक भी नहीं होने दिया। पहले की सरकार थी कांग्रेस की तो 21 बार पेपर लीक हुए। लेकिन सर उस सरकार के जो पेपर लीक के मामले में जो अपराधी थे वो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। नहीं। क्या आपकी सरकार का काम नहीं था कि जो हमने बच्चे एक रास्ते एक पर करके उतरे हैं चुनकर उनको लेकर बिहाइंड द बार डाला जाए? देखिए लगभग 200 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया हमने, और भी जो एसआईटी की जो रिपोर्ट्स आ रही है और उसमें जो पकड़े जा रहे हैं वो जाएंगे अंदर, कर रहे हैं हम, कार्रवाई हो रही है। पेपर लीक हमारी सरकार में एक भी नहीं हुआ, एक भी नहीं हुआ। सर आपने राजस्थान की रास्तों की बात करी, आपने कहा नर्मदा नदी का शुद्धिकरण, नदियों का शुद्धिकरण हुआ है। सर आज भी अगर इन नदियों की स्थिति देखेंगे हम, पोल्यूशन से प्रभावित ये नदियाँ हैं। रास्तों की यदि बात करेंगे तो हर साल सड़क हादसे में कई दुर्घटनाएं होती हैं, मौतें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते खराब हैं। मैं एक बात आपसे बताऊं, देखिए नर्मदा एकदम शुद्ध है, नर्मदा पर किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है। हमारे यहाँ पर पानी आ रहा है और शुद्ध पानी आ रहा है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। बाकी आपने जो कहा ये पंजाब वाला पानी है, ये प्रदूषित पानी है, वो तो कैंसर उसी से हो रहे हैं लोगों को। आपको मालूम होगा पंजाब मेल जो आती है दिल्ली, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया। पंजाब से जो जितने भी कैंसर के मरीज हैं वो उसी ट्रेन से यात्रा करते हैं, ऐसे करते करते उसका नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया। पंजाब का प्रदूषित पानी ज़रूर हमारे राजस्थान में आ रहा है, बाकी कहीं भी प्रदूषित पानी जैसे हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है। हाँ कहीं इंडस्ट्रीज है और उसका कोई पानी है तो उसका हम ट्रीटमेंट प्लांट हमने लगाए हैं और हम शुद्ध कर रहे हैं उसका। जी सर, पेपर लीक का जिक्र आपने किया, जिस तरह की तस्वीरें हमने झारखंड में आज देखी हैं, इसके पहले हमने दिल्ली के जंतर मंतर पर इस तरह की तस्वीरें देखी। केवल जंतर मंतर नहीं, देश के तमाम शहरों में इस तरह की तस्वीरें बाहर आई है, जहां पर पुलिस बल ने जो अपना बल का प्रयोग जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा किया है। झारखंड की आज बात करेंगे, आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठी चार्ज हुआ है, वहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। बच्चे तो अपनी मांग कर रहे हैं ना, वो तो चाहते हैं कि सब सही रहे। हमारी जो मांगे हैं, 2-4 मांगे उन्होंने सरकार के सामने रखी, जो कि उचित मांगे हैं। ज़िंदगी भर सर बच्चे पढ़ाई करके अपने न्याय की पुकार भी ना करे तो वो किसके पास जाए? आपको नहीं लगता कि सरकार इसमें कहीं ना कहीं विफल हो रही? नहीं, मैं एक बात बताऊँ आपको, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चों को अपनी मांग करने का अधिकार है। पेपर लीक नहीं होना चाहिए, लोग बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालना नहीं चाहिए, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ बच्चों ने किया, उसमें असामाजिक तत्व घुस गए और उस आंदोलन को हाईजैक कर दिया। हाईजैक करके उन्होंने इस प्रकार के नारे लगाना शुरू कर दिए, एक देश विरोधी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए, मोदी जी को गालियां देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि भारत के टुकड़े की बात वहाँ कही गई तो बच्चे वहाँ से खिसक लिए। बच्चों को लगा कि ये तो गलत हो गया, आंदोलन गलत हाथों में चला गया, तो वो बच्चे वहाँ से चले गए। उसके बाद तो वहाँ पर असामाजिक तत्व थे और उनके ऊपर यदि वो जब संसद की तरफ आ गए तो डंडे नहीं मारे तो क्या करेंगे बताओ? क्यों वो ऐसा भारत के खिलाफ नारे लगाना, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगा देना? सभी बच्चे नहीं थे सर, वैसे बच्चे वहाँ से खिसक लिए। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि ज्यों ही बच्चों को ये लगा, पहले बच्चों ने आंदोलन किया, ये बात ठीक है। बच्चों को जब ये लगा कि आंदोलन असामाजिक तत्वों के हाथ में चला गया है, जो इस प्रकार के अपशब्द बोलते हैं, घटिया शब्दावली का उपयोग करते हैं, कई प्रकार के, यानी प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली दे रहे हैं और भारत के टुकड़े की बात करते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इस प्रकार की जब बात करते हैं तो बच्चे तो वो वहाँ से खिसक गए। बच्चे देखिए 3 मानसिकता के लोग सामान्यतः होते हैं। एक तो जो वास्तव में पीड़ित वर्ग है आंदोलन के लिए आया, दूसरा वो कि देखते हैं क्या होता है, देखते हैं, तीसरा वो है जो असामाजिक तत्वों के हाथों में खेल रहा लेकिन था। यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे पहले वर्ग की, पहला उनको तो वर्ग न्याय वहाँ नहीं से मिल खिसक पाया गया। है। खिसक गया, लेकिन न्याय कहाँ है? हाँ, आपकी बात सही है। देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, पेपर लीक कई बार हुए, वो बच्चों के साथ अन्याय हुआ। इस बार
नीट का जो पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होते ही एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी और रद्द करके तुरंत परीक्षा की तारीख घोषित कर दी, तुरंत परीक्षा करा दी। तो बच्चे का अभ्यास खत्म नहीं हुआ, बच्चा का अभ्यास मौजूद था और परीक्षा की तिथि बदल गई, नया पेपर आ गया, परीक्षा पास हो गई, बच्चे खुश हो गए, ठीक बात है। हमारे यहाँ पर राजस्थान में एसआई की परीक्षा थी, सब इंस्पेक्टर पुलिस की, 2.5 मतलब पुलिस ने नौकरी कर ली, 2.5 साल पोस्टिंग रह दी, 2.5 साल तक उन्होंने सेवाएं दे दी, किसी की शादियाँ हो गई, किसी के घर में सब कुछ संपन्नता हो गई, खुशी हो गई, और एकाएक वो परीक्षा रद्द कर दी और 2.5 साल बाद वो व्यक्ति घर पे गया, उसकी क्या स्थिति बनी होगी कि वो जीरो से वापस पढ़ाई शुरू करेगा। उसका अभ्यास टूट गया, पढ़ने का अभ्यास टूट गया, वो तो मुलजिमों के पीछे भागता रहा, कानून व्यवस्था का पालन करवाने लगा रहा, उसको वापस परीक्षा देनी पड़े, वापस पढ़ना पड़े, उसके साथ अन्याय कितना हुआ। हमने तो तुरंत एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी, तुरंत रद्द कर दी। अच्छा, इसके बावजूद भी आप समझिए कि हमने मंत्री को हटा दिया, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। हमने उस पूरी टीम को, उसमें से कितने लोग गिरफ्तार हुए, कार्रवाई कर दी की है। मैं कहता हूँ पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, और दंडित किया जाए। दंड के प्रावधान हमने संसद में बढ़ाए, यानी 10 वर्ष तक की सज़ा, आजीवन कारावास की सज़ा, 10 करोड़ का जुर्माना, इससे ज़्यादा और कठोर क्या कर सकते हैं हम। सर, लेकिन बाकी लोगों ने, अभी झारखंड में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है, वही सवाल है। मैं आपसे, आपने पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। वहाँ पर तो कोई बच्चा किसी को गाली गलौज नहीं कर रहा था, वहाँ पर कोई असामाजिक तत्व जिसका अब वहाँ राजनीति हो रही है, वहाँ पर नहीं, राजनीति की बात अब आप ला रहे हैं, लेकिन इसके पहले शांतिपूर्ण तरीके से पिछले कई दिनों से वहाँ पर आंदोलन हो रहा है, बच्चे अपनी मांग को लेकर लगातार पुकार लगा रहे सरकार के आगे। सही कह रहे हैं। ऐसा क्या हुआ जो आज सेम पैटर्न, जंतर मंतर पैटर्न 2 झारखंड पर भी लागू हो गया? देखिए, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, जंतर मंतर पर असामाजिक तत्व थे, झारखंड में पीड़ित छात्र थे, उनके ऊपर बल प्रयोग करना तो ठीक नहीं था। क्यों किया? नहीं करना चाहिए, हम खुद ही कह रहे हैं कि गलत आपकी किया। सरकार दोषी है इसमें, मानेंगे? नहीं, हमारी सरकार नहीं है वहाँ। नहीं, पर आप कहीं ना कहीं उनका कंट्रोल है वहाँ पर, गृह मंत्रालय का कंट्रोल है, नहीं है? गृह मंत्रालय ने तो, देखिए मैं बताऊँ आपको, स्टेट जवाबदेही किसका होगा सर? स्टेट सब्जेक्ट है ये सेंट्रल था, स्टेट सब्जेक्ट है। तो मैं राजस्थान में आपको कह रहा हूँ नहीं कि 21 बार पेपर लीक हुए, तो स्टेट का पेपर्स थे वो। ये एनटीए कराती है, वो नेशनल ये है, और वो स्टेट का है, झारखंड का स्टेट का है। तो वहाँ हमारी सरकार का सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है। जितना ज़रूरत पड़ी तो आप जानते हैं कि कई प्रांत ऐसे हैं कि वो स्वायत्त शासन है, जैसे प्रांत में जो मुख्यमंत्री होता है, तो उस मुख्यमंत्री की व्यवस्थाएं होती है, वो जिस राजनीतिक दल का होता है उसकी व्यवस्थाएं होती है। वहाँ केंद्र सीधा हस्तक्षेप नहीं करता है। केंद्र हस्तक्षेप कब करेगा, जब वो धारा 356 के तहत वहाँ अधिग्रहण होगा, तब। हमने एक बार भी नहीं किया। अब आप देखिए, पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी का शासन था, वो केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करती थी, यानी केंद्र में, और आयुष्मान भारत योजना दी कि प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सकीय लाभ मिलना चाहिए, तो वो उसमें नहीं लगाऊंगी, वो नहीं लगाती थी। यानी जब कहा बीबी जी राम जी लगाएंगे, लोगों को रोजगार दो, कि मैं नहीं करूंगी, वो कई ऐसे काम नहीं करती थी। तो ये स्वायत्त व्यवस्था होती है, स्टेट सब्जेक्ट है ये। तो झारखंड स्टेट में हमारा शासन नहीं है, केंद्र प्रयास कर रहा है वहाँ पर। आपका शासन नहीं है, लेकिन विपक्ष भी इसमें कुछ खास इंटरेस्टेड नजर नहीं आता। जंतर मंतर में तो सभी लोग आ गए थे, विपक्ष के लोग। यहाँ पर कहाँ गए? यहाँ तो क्या हो गया? यहाँ मैं वही कह रहा हूँ आपसे, यहाँ क्या है कि एक फॉरेन फंडिंग है। सच्ची बात मैं आपको बताऊँ, आप यदि अपने चैनल के माध्यम से मेरी बात पहुँचाएँ, देखिए अभी हम एक बिल ला रहे हैं, फॉरेन जो एक करेंसी जो आती है विदेश से, जो हिंदुस्तान में, जैसे FCA बिल, तो वो हम लाना चाहते हैं। विदेश से किसी भी मशीनरी को, मिशनरी को, या और कोई NGO को पैसा मिलता है यहाँ जनहित का, चाहे उसमें ये बच्चों को जो पोषाहार है उसमें दे, चाहे कोई इसमें दे, तो वहाँ जैसे मान लो कि 10,000 करोड़ आया, 6,000 करोड़ खर्च किया, 4,000 करोड़ व्यवस्थाएं पैदा करने के लिए, देश को अस्थिर करने में लगा देते हैं वो लोग।
इसलिए हम वो फॉरेन फंडिंग भी वो रुकवाना चाहते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है ना वो आ रहा है, उसका सही उपयोग होना चाहिए। लेकिन ये लोग बीच में, अब देखिए हमने तय किया कि उसकी जांच होनी चाहिए कि इतना रुपया आया, ये रुपया कहाँ लगा। तो इन लोगों को लगा कि ये यदि ऐसी छानबीन होने लग गई तो हमें धर्मांतरण के लिए पैसा मिलेगा ही नहीं। वो धर्मांतरण करवाते हैं। छात्रों का मुद्दा सर, आप धर्मांतरण पर आ मैं गए। ये बता रहा हूँ कि छात्रों का मुद्दा उसमें पर सर, असामाजिक अगर तत्व छात्रों का मुद्दा है, छात्र सड़क पर आ चुके हैं, तो सरकार ने क्या करना चाहिए? बातचीत करनी चाहिए या फिर बातचीत कानून करनी व्यवस्था लानी बातचीत चाहिए? करना पर यहाँ पर हर जगह पर सिर्फ कानून व्यवस्था ही नजर आती देखिए है। हमारे यहाँ पर आपको पता है कि नीट का जो पेपर लीक हुआ उसमें हमने बहुत प्रयास किए। सोनम वांगचुक को समझाने की कोशिश की, उससे चर्चा करने के लिए हमारे जेपी नड्डा जी गए, हमारे संसदीय कार्य मंत्री गए, जितेंद्र सिंह जी, वो भी गए, जाकर के उनसे चर्चा की कि आप ये आंदोलन मत करिए, हम कर रहे हैं कार्रवाई। तो की हमने, तो हम तो समझाने गए, वहाँ कोई नहीं गया, वहाँ सब भड़काने के मतलब देखिए आप, यानी जब सरकार को वहाँ बात करना चाहिए था बच्चों से, नहीं कर रहे हो। आज 21 दिन हो गए, वहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं। आज उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा बच्चे को, जो बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई। सर 21 दिन की आप बात कर रहे हैं, 21 दिन तो मुझे लगता है ये जो अधिवेशन स्टार्ट हुआ है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं 20 दिन से ज़्यादा हो ही गए, 3 हफ्तों से ज़्यादा। लेकिन सर 3 हफ्तों में ऐसा कोई एक मुद्दा नहीं है जिस पर बहुत अच्छे से चर्चा हुई हो सरकार और विपक्ष में। मैं एक 3 बात हफ्तों बताऊं, से मैं ज़्यादा संसद हुआ में हूँ। बाधित हो रहा है सर संसद। आपको नहीं नज़र आता है कि ये जो करोड़ों रुपया वहाँ पे खर्च हो रहा है ये कार्यप्रणाली चलाने में, वो तो पैसा पानी में बह गया पूरा। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कही। सरकार सदन चलाना चाहती है, हम गंभीरता से हर बिल ला रहे हैं, हर विषय ला रहे हैं। देखिए हमने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के सम्मान का बिल लाए, उसमें उन्होंने हंगामा किया, सहयोग नहीं किया। हम पेपर लीक पर कार्रवाई, चर्चा की बात कही उन्होंने, हम चर्चा करने के लिए हमने प्रयास किया, हमने चर्चा की, वो कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया। हम पेपर लीक पर कठोर दंड का प्रावधान लेके आए, कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया, वो हंगामा करते रहे। अभी तो मुझे तो आश्चर्य लगता है कि इनका नाम ही कोई हंगामे के साथ जुड़ा हुआ है। यानी उधर राहुल गांधी जी हंगामा कर रहे हैं लोकसभा में, हमारे यहाँ खड़गे जी और उनकी पूरी टीम हंगामा कर रही है। आज भी बैंकों के बिल आए, 2 बिल आए बैंक्स के, उसमें भी हंगामा किया। यानी 0 आवर में हंगामा, क्वेश्चन आवर में हंगामा, यानी कोई भी विषय पर वो चर्चा करने को तैयार ही नहीं है, केवल हंगामा करते हैं, बाहर आकर के चर्चाएं करते हैं और अनर्गल अफवाह फैलाने का काम करते हैं। सरकार आज भी, मैं आपसे सीधा यहाँ आया हूँ सदन से, यानी पूरा सदन चला है, हमने चलाया है, कांग्रेस ने कोई सहयोग नहीं किया। कांग्रेस ने कोई सहयोग नहीं किया, भाग ही नहीं लिया, हंगामा करके बाहर निकल गए। तो वो तो कहते हैं कि हम बच्चों के साथ हैं, उनके हित में सवाल कर रहे हैं, सरकार जवाब नहीं दे रही है। सरकार ने प्रश्न किए, सरकार हम वो लोगों तो चाहते हैं कि अमित शाह सामने आकर बात करें। अमित शाह जी क्या बात करेंगे? जब बात जिसका विषय होगा उसी पर करेंगे ना। तो एक बार आकर क्यों नहीं बता देते कि हाँ हम बात करने रेडी है, बात करने के लिए तैयार हैं। 20 दिन से ज्यादा हो सरकार गया, चिल्ला चिल्ला के कह रही है हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो क्यों नहीं? मेन जो चेहरे हैं सरकार के, उनको करना नहीं है, विपक्ष को करना नहीं है, विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं है, केवल हंगामा करता है। विपक्ष यदि बात करना चाहे तो हम तो रोजाना बात करते हैं। हम सदन में भी हमारे जो आते हैं आसन पर उपसभापति, मतलब सभापति या उपराष्ट्रपति या स्पीकर, कोई भी होते हैं, वो कहते हैं आप शांति से बैठिए, शून्यकाल होने दीजिए, आप शांति से बैठिए, प्रश्नकाल होने दीजिए, शांति से बैठिए, आप बिल पर चर्चा करिए। नहीं करते हैं। बिल पर चर्चा करने के लिए, प्रश्नकाल पूर्ण होने के लिए विपक्ष चाहता है कि गृह मंत्री सामने आए, नहीं, ऐसा उनके नहीं होता सवालों है। के मैं जवाब आपको दें। एक बात बताऊं, क्या उनके शांति के लिए, उनके मन के तसल्ली के लिए, बच्चों के मन के तसल्ली के लिए आपको नहीं लगता उनका दिया हुआ एक बयान बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा? आप एक बात समझिए कि गृह मंत्री जी ने बयान नहीं दिए क्या? प्रधानमंत्री जी ने सीधे संवाद स्थापित नहीं किया क्या बच्चों से? सब कुछ किया, वन वे संवाद हो गया सर। आप सोचिए ना, अगर नहीं, सामने आकर यदि बात टू वे जवाब किया दे ना। दे, मान के चले मैं आपको जवाब दे दे, तो क्या उसमें क्या दिया ना गलत हो जवाब? 2 वे किया, कन्वर्सेशन किया, बच्चों से टॉक किया, उनको सुना, सुनाया, ये सब कुछ किया। और यही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक किया कि
हमारे मोहन भागवत जी ने कहा कि इनसे बच्चों से चर्चा करना चाहिए, जी लेकिन बातचीत की, सब कुछ किया, लेकिन कांग्रेस के पास में मुद्दा नहीं है। संसद के बाहर हंगामा करते हैं, तख्तियाँ लेकर के नारे लगाते हैं, अंदर कोई चर्चा नहीं करता, अंदर भी हंगामा हंगामा, केवल हंगामा। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, मैं तो खुद सदन के अंदर हूँ जी और असत्य बोल भी नहीं सकता। यानी हम चर्चा करना चाहते हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, उनके जाने के बाद भी हमारी हाउस चलता है। हमने तो पूरी कार्रवाई की है, सारे बिल पास किए हमने, जी आज तक का हमने एजेंडा पूरा किया है, आज तक का एजेंडा हमने पूरा किया है। मतलब सरकार तो काम कर रही है, सदन में काम कर रही है, सदन में डिस्कस करके काम कर रही है, विपक्ष उसमें सहयोग नहीं कर रहा है, विपक्ष भाग रहा है। सर, सोशल मीडिया की यदि बात करेंगे, बहुत सी फेक न्यूज़ है, मिस इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत स्प्रेड हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर खतरा बन जाएगा? तो इस पर कैसे रोक लगाई जाए? मतलब इसको लेकर क्या फिर राजस्थान में कुछ खास कुछ डिफरेंट कंसेप्ट है जिसको सोशल मीडिया न्यूज़ को स्प्रेड होने से बचाते हैं, या फिर इस तरह की कोई चीज़ें जो हम पूरे देश में भी लागू कर सकते हैं? बिकॉज सोशल मीडिया आज के दिनों में, आज के समय बहुत अहम भूमिका निभा रही है कहीं ना कहीं। ये बात आपकी सही है, सोशल मीडिया लाभप्रद भी है और हानिप्रद भी है। हानि कैसे होती है कि फेक न्यूज़ चलती है, जी वो हानि होती है, और इसको रोकने के लिए केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके बारे में चिंतन चल रहा है कि इसको कैसे रोका जा सकता है। जी बहुत आसान काम नहीं है ये, क्योंकि ये एक ऐसा हथियार हाथ में आ गया है कि दुधारी तलवार है ये, हित में भी है, अहित में भी है, इसका नुकसान होता है, और इसके लिए इसको साइबर क्राइम के माध्यम से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और भी विशेषज्ञ इस पर बैठ करके और विचार भी कर रहे हैं। ये चिंता की बात है। सर, अगर कोई गलती कोई राजनीतिक नेता, कोई बड़ा चेहरा भी अगर यदि करे, तो क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें भी वैसी सज़ा मिलनी चाहिए जैसे एक आम आदमी को मिलती है? ठीक कह रहे हैं आप, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। बिल्कुल फिर मिलना जब चाहिए। ऐसे बड़े चेहरों के इस्तीफे की बात होती है, क्यों इतना लंबा समय लग जाता है? नहीं, एक बात बताऊँ मैं आपको, जी देखिए, दो डुअल नेचर नहीं चल सकती। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, तब पेपर लीक हुए, उन्होंने कहा कि बोले गलती हो गई, हो गए, नहीं होना चाहिए, हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस्तीफा नहीं दिया। उस समय का प्रदेश अध्यक्ष, वो शिक्षा मंत्री भी था, उसने कहा कि बोले पेपर हम कराते हैं क्या, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा कराता है, आप हमसे क्यों इस्तीफा मांग रहे हो। स्वयं प्रियंका गांधी गई राजस्थान, और उन्होंने कहा कि बोले हम नहीं रोक पाए पेपर लीक, वहाँ उनकी सरकार है, तब तो ये बात, और यहाँ केंद्र में पेपर लीक हो गया, बोले इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। तो वहाँ जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा कराता है तो यहाँ भी तो एनटीए परीक्षा कराता है। ये कौन सा धर्मेंद्र प्रधान परीक्षा करा रहा था? वो तो नहीं करा रहा था, लेकिन यहाँ तो मांग रहे हैं इस्तीफा, और वहाँ उनका मंत्री इस्तीफा नहीं दे। ये डुअल नेचर नहीं चल सकती। अभी झारखंड में क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? जब यहाँ इस्तीफा मांग रहे हो, यहाँ आप हमारे शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा और ले भी दिया, दे भी दिया, ये तो भलमानसत है कि उसने इस्तीफा दे दिया। उसकी तो हाइट बनी है उल्टी दुनिया में कि वो देखो बच्चों के इस मामले पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। पर झारखंड में क्या हुआ? इतने ज़्यादा बच्चों ने इसी नीट परीक्षा को लेकर सुसाइड किया है, उसके सामने तो एक इस्तीफा काफ़ी छोटा हो गया ना। फिर सुसाइड बड़ा या एक इस्तीफा बड़ा? मैं एक बात बताऊँ, नहीं, सुसाइड तो बहुत खतरनाक, मतलब उससे तो ज़्यादा 20 से क्या ज़्यादा जघन्यतम। बच्चों ने जान दे दी मैं है आपसे सर एक अपनी, बात बताऊँ, परिवार पूरे तबाह हो चुके हैं उनके। मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं देखिए, कोई भी किसी परिवार का चिराग यदि इस दुनिया से चला जाता है, वो इससे ज़्यादा दुखद बात कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। मांगने वाला आज उससे मांग रहा, क्यों नहीं दे रहा वो झारखंड वाला, जहाँ कांग्रेस का शासन है, वो उसको देना चाहिए। हमारे शासन था, हमने दे दिया, तो ये दोहरे मापदंड कैसे चलेंगे? यानी आप तो दे दो इस्तीफा और मैं नहीं दूँ, ये कैसे चलेगा? दो, यानी ये तो नहीं चल सकता ना कि दोहरे तरह, मतलब मापदंड ही दूसरे हैं। ये ठीक नहीं है। देखिए, ये अन्यायपूर्ण तरीके से किया गया, लेकिन इस्तीफा देने में कोई बड़ी बात नहीं है। इस्तीफा दे दो। मेरा तो बड़ी बात यह है कि दंडित होना चाहिए, कठोर दंड का हमने प्रावधान किया है, ताकि अब भविष्य में कभी पेपर लीक नहीं होने पाए। ये कानून हमने बनाया,
पहली बार बनाया। बताया, इससे पहले तो कांग्रेस ने कभी इसके बारे में सोचा तक नहीं। हमने तो किया है ना, हम तो कर ही रहे हैं। हम बच्चों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं, हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना चाहते। तो हम गंभीर हैं इस मामले में। जी, राजस्थान में जिस तरह से आप सरकार चला रहे हैं, एक पर्सनल सवाल है सर आपका कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, कार्यकर्ताओं को संभालना या फिर सरकार के साथ तालमेल बनाना? क्योंकि कार्यकर्ता कई बार देखे गए कि नाराज़ रहते अपने नेताओं से, हमें मौका नहीं मिला। देखिए, ये तो थोड़ी बहुत तो नाराज़गी चलेगी जी, लेकिन हमारा दायित्व ये है कि एक तो न्याय मिलना चाहिए, सुरक्षा दिलाना है, प्रगति करना है, जी, क्षेत्र का विकास करना है। जैसे बिजली में हमने आत्मनिर्भर किया, रोजगार हम दिला रहे हैं। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। पहले की सरकारों ने एमओयू किए लेकिन धरातल पर नहीं उतरे। हमारे 8.5 लाख करोड़ के तो एमओयू धरातल पर उतर गए। 2.5 लाख लोगों को हमने नौकरी दी सरकारी, और जो 8.5 लाख करोड़ के एमओयू जो धरातल पर उतर गए, जो प्रोडक्शन में आ गए, वो लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इतने लोगों को रोजगार मिला है। मुद्रा योजना में कितने लोगों को रोजगार मिला? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई निवार बना रहा है, कुटीर उद्योग लगा रहा है, कोई किराने की दुकान कर रहा है, किसी को मतलब लघु उद्योग लगा रहा है, कोई माइक्रो इंडस्ट्री लगा रहा है, तो लगा रहा है ना, रोजगार तो दे ही रहे हैं हम। संपन्नता बढ़ी है। आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए, इनकम टैक्स पे ही बने। ये कोई कम बात है क्या? इनकम टैक्स पे ही बने मीन्स गरीबी मिट्टी, तब इनकम टैक्स दे रहे हैं ना वो। पहले तो नहीं था, अब हमने ये किया। अरे 12.5 लाख की इनकम तक हमने उसको फ्री कर दिया। पहले 2.5 लाख था। तो केंद्र सरकार ने भी काम किया। विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा कितनी बढ़ाई नरेंद्र मोदी जी ने। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई। भारत में पहले शस्त्र बाहर से खरीदते थे और उसमें कमीशन खोरी होती थी। मोदी जी ने अब शस्त्र बनाने शुरू कर दिए। पहले हम अमेरिका देखते थे कि अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार दिया नदी के किनारे पाकिस्तान में। अब जो हमने यहाँ से बटन दबाया और 400 किलोमीटर दूर पाकिस्तान में आतंकवादियों के केंद्र को नष्ट कर दिया। तो हमने तो ये हासिल किया है ना, सफलता प्राप्त की है ना। कश्मीर वाली समस्या का समाधान हमने किया है। देखिए, वहाँ पत्थर फेंक वाले, आज उनके हाथ में पेन है, कलम है, पढ़ते हैं, वो पढ़ने लग गए। पत्थर फेंकना बंद कर दिया। कश्मीर में धारा 370 हटा करके और वो उसको और अलग अलग 3 हिस्सों में करके और वहाँ पर अब अलग व्यवस्थाएं कर दी। तो शांति हुई है वहाँ पर। अब कोई इस प्रकार की घटना नहीं हो रही है। तो ये वहाँ का बच्चा भी अब पढ़ना चाहता है, वो भी अब कुछ अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहता है। ऐसे कई काम हमने किए हैं। आप देखिए, मतलब पानी की व्यवस्था करना जी, ये कोई कम बात नहीं है। हमने सड़कों का भारतमाला प्रोजेक्ट का आप देखो, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर कैसा बना है। भारतमाला प्रोजेक्ट जो बना है, चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी सुदृढ़ सड़कें, कहीं टूटी हुई सड़क नहीं मिलेगी आपको, एक खड्डा नहीं मिलेगा। इतनी बढ़िया सड़कें बनी है और सड़कों पर हम आते हैं। अब मैं जयपुर से यहाँ फ्लाइट से आता ही नहीं हूँ जी, कार से आता हूँ, उतना ही टाइम लगता है जो फ्लाइट से आता है। कार से भी उतना ही टाइम लगता है। मतलब आपने बहुत मेहनत की है, आप ये मानते हैं कि हाँ, सरकार मेहनत की चलाने है, में बहुत और मेहनत सरकार की है। को आगे बढ़ाने में, लेकिन इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? मतलब जिस तरह से देखा जाए बहुत समय दिया गया है। आपकी अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्या कीमत चुकाई है? फैमिली को कम समय दे पाते हैं, प्राइवेट पर्सनल जो लाइफ है वो फिलहाल आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। थोड़ा सा आप अपने बारे में भी बताइएगा कि राजनीति की आपकी बातें तो सही आप राजनेता है, राजनीति की बातें होंगी, सब होते रहेगा, बट पर्सनल लाइफ के बारे में भी डेफिनेटली न्यूज़ 18 इंडिया की जनता जानना चाहेंगी। ये थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती समय है। नहीं दे पाते। समय नहीं दे पाते। जी, कई बार बच्चे भी शिकायत करते हैं। जी, और कभी मान लो घर चला जाऊं तो कि बैठिए 1 मिनट, बैठ के बात करो। हम सब परिवार के लोग बैठे हैं। जी, हमने तय किया है कि महीने में 1 दिन परिवार के साथ बैठे तो ठीक रहेगा। कुटुंब प्रबोधन हमारे यहाँ सिखाया जाता है। जी, तो कोशिश करते हैं लेकिन वो निभाया नहीं पाता। ये बात बिल्कुल सही है। तो कुटुंब प्रबोधन में कभी ऐसा लगा कि कुटुंब सर्वोपरि और राजनीति को छोड़ दिया जाए? नहीं नहीं, देखिए हमारे यहाँ थोड़ा सा ये आपने ठीक कहा है, ये हमें ध्यान रखना है इस विषय पे।
लेकिन हम लोग इसमें लापरवाही कर देते हैं। जी। क्या है कि हमको ये बताया गया है कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, पार्टी बाद में, और सेल्फ तो लास्ट। यानी ये एक हमको इसी प्रकार के संस्कार दिए हैं। जी। तो हम उसी पे चल रहे हैं। ये परिवार नाराज है, ये बात बिल्कुल सही। परिवार नाराज है। ठीक है, एक आखिरी 2 सवाल आपसे जानना मेरा चाहूँगी। पोता अगर भी नाराज है, वो भी बहुत इस उम्र में तो वो चाहेंगे कि आप उनके साथ रहे, उनको समय चाहता दें। है, लेकिन नाराज है। चलिए, इसी बहाने आप वो आपको सुन रहे हैं, तो वो उन्हें पता है कि आपको ये अभी वो चीज़ के समझ बारे नहीं में पाता है, जानकारी छोटा है। जी। वो तो जी। खैर, आपको एक और सवाल आपसे लेना चाहूँगी। अगर आपको अपने राजनीतिक सफ़र की एक चीज़ बदलने का मौका मिले, केवल एक चीज़, तो वो कौन सी चीज़ होगी जो आप बदलना चाहेंगे? देखिए, हम राजनीति में तो एक्चुअली सेवक बन कर के काम करना होता है, जी। और वही करना है। हम चाहते हैं कि लोग जागृति हो जाए समाज में, समाज जागृत हो जाए, निर्णय सही कर ले, ये हमारे लिए पर्याप्त है। फिर हमको कुछ नहीं करना। तो आपको फ़िलहाल कुछ बदलना नहीं है जो अब तक? बदलें क्या, अभी तो बहुत काम करना है, इसलिए बदलें क्या। ये है जागरूकता बढ़ानी है, समाज में जागरूकता बढ़े, जो सही फैसला कर सके। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कर दिया, किसी को भी कोई आ जाए, को हा नृप हमें का हानि। अब ये ठीक नहीं है, क्योंकि नृप कानून बनाता है, शासक जो होता है वो कानून बनाता है, सत्ता कानून बनाती है, विधायिका कार्यपालिका कानून बनाती है, उसका भोग सबको करना पड़ता है। इसलिए सही निर्णय करना जनता का ये कर्तव्य है, और जागरूकता बढ़ाना है बस। बाकी परिवर्तन तो क्या करें, सबके मन में ये भाव आए, राष्ट्रभक्ति के भाव आए। आज आप देखिए ना, केरल के एक मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि मुझे गोली मार दो, मैं तो राष्ट्रगीत नहीं गाऊंगा। अब कहाँ है संस्कार, बताइए। कांग्रेस का है वो, और वो ये इस प्रकार की बात कहता है, मैं राष्ट्रगीत नहीं गाऊंगा, वंदे मातरम नहीं बोलूँगा, है ना। मतलब कहाँ मातृभूमि का वंदन करना, या उर्दू भी बोले तो मादरे वतन को सलाम। अब उसमें किसको ऐतराज है, मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों ऐतराज कर रहे हैं। जी। और आखिर में सब, जब इतिहास मदन राठौड़ के राजनीतिक सफ़र को याद करेगी, तो वो आप चाहेंगे कि आपको किस रूप में याद किया जाए? सेवक के रूप। सेवक के रूप में। एक आखिरी संदेश उन बच्चों को जो आज रास्तों पर अपनी मांग को लेकर लगातार सड़कों पर हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले उन पर दागे जा रहे हैं। मैं वापस दोहराऊंगी इस बात को। उन बच्चों के लिए क्या मैसेज, और आप अपने जो प्रशासन है जो चला रही हैं, उनके लिए भी कोई मैसेज कि ज़रा थोड़ी नरमाई, क्योंकि वो भी शायद के आपके लिए घर तो के मैं ये बच्चे कहना हैं। चाहूँगा कि भूख हड़ताल नहीं करें, आग्रह करें, मांग मनवाने के लिए दबाव बनाएं, लेकिन अपने शरीर को संकट में नहीं डालें। जी। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएं। यदि आप रहे तो आपको सुविधाएं भी रहेगी, उसके लिए दबाव भी रहेगा, लेकिन ये आमरण अनशन जैसा काम नहीं करें, कानून हाथ में नहीं लें। आग्रह करना लोकतांत्रिक अधिकार है उनका, जी। वो करें, लेकिन अपने आंदोलन में असामाजिक तत्वों को मत घुसने दीजिए। सही तरीके से मांग करना आपका अधिकार है। जी। और पढ़ाई करें, सरकार ये कोशिश करे कि उनके साथ अन्याय नहीं होने पाए। हम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, उनकी प्रगति की भी कामना करेंगे हम। जी। शांति, अमन, चैन ये आवश्यक है। जी। ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और देश और दुनिया की तमाम खबरें लगातार जारी है न्यूज़ 18 इंडिया पर। आप बने रहिए, देखते रहे न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार। नमस्कार।